जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 31वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। भाग 30 में आपने देखा था कि 29 जनवरी 1930 को स्पेशल मैजिस्ट्रेट श्री किशन ने भगत सिंह के लीगल एडवाइजर बैरिस्टर दूनी चंद को अदालत में बचाव पक्ष के वकीलों के बीच बैठने से मना कर दिया, जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, 10 जुलाई 1929 से स्पेशल मैजिस्ट्रेट श्री किशन की अदालत में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की कमिटिंग प्रोसीडिंग्स यानी आरंभिक सुनवाई शुरू हुई थी। सरकार की ओर से 600 से अधिक गवाहों को पेश किया जाना था, जो असाधारण रूप से बहुत बड़ी संख्या थी। 30 अप्रैल 1930 तक 230 सरकारी गवाहों की गवाही हो पाई थी। मुकदमा जिस रफ्तार से चल रहा था उससे यह जल्दी निपटता नहीं दिख रहा था। सेशन कोर्ट में फिर से सब गवाहियां होनी थी और सेशन जज के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती थी। इस तरह तो भगत सिंह को फांसी देने में कई साल लग सकते थे और अंग्रेज इतना इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए 1 मई 1930 को वायसराय ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के सेक्शन 72 में दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करके ऑर्डिनेंस के द्वारा केस की ट्रायल के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के सेक्शन 72 में प्रावधान था क्या? द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में इन केसेस ऑफ इमरजेंसी make and promulgate ordinances for the peace and good government of British India or any part thereof, and any ordinances so made shall, for the space of not more than 6 months from its promulgation, have the like force of law as an act passed by the Indian legislature. यदि हिंदी में कहूं तो भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल आपातकाल के अवसरों पर ब्रिटिश इंडिया या उसके किसी भाग में शांति व सुशासन के लिए अध्यादेश ला सकता है और ये अध्यादेश अधिकतम 6 महीनों तक भारत की विधायिका द्वारा पास किए गए कानूनों के समान वैध होंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा गवर्नर जनरल को दी गई ये शक्ति केवल इमरजेंसी की स्थिति में निपटने के लिए थी। अब इमरजेंसी किसे कहेंगे और कौन इसे तय करेगा कि इमरजेंसी के हालात हैं, इसका कहीं उल्लेख नहीं था। उस समय देश में इमरजेंसी जैसे कोई हालात नहीं थे। इरविन ने उसी दिन ऑर्डिनेंस को सही ठहराते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी ओर से ऑर्डिनेंस के पक्ष में कुछ कारण गिनाए। नंबर 1, इरविन कहते हैं कि आरोपियों पर जन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत गंभीर आरोप हैं, जिनमें सैंडर्स की हत्या, असेंबली में बम फेंकने का षड्यंत्र, लाहौर और सहारनपुर में बम फैक्ट्री की स्थापना आदि आदि। सरकार की ओर से लगभग 600 गवाहों की गवाही होनी है, ये पहला कारण गिनाया था। नंबर 2, इरविन कहते हैं अभियुक्तों की भूख हड़ताल और उनके उत्पाती रवैये के कारण अदालत की कार्रवाई में बार बार व्यवधान पड़ रहा है, जनता में क्रांतिकारी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये दूसरा कारण इरविन ने गिनाया। और तीसरा, वो कहते हैं 607 सरकारी गवाहों में से केवल 230 गवाहों की गवाही हो पाई है, इसलिए अभियुक्तों के उत्पात के चलते समयबद्ध तरीके से अदालत की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती। ये 3 कारण गिनाते हैं वायसराय लॉर्ड इरविन उस ऑर्डिनेंस को जारी करने के पक्ष में। और इस तरह से इस मुकदमे में हो रही देरी का सारा दोष भगत सिंह और उनके साथियों पर मढ़ दिया गया और न्याय का गला घोंटकर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। यह कहना कि अभियुक्तों द्वारा भूख हड़ताल और उत्पात के कारण मुकदमे की सुनवाई धीरे हो रही थी, सफेद झूठ था। भरी अदालत में अभियुक्तों पर लाठियां, डंडे, लातें बरसाई गई और उन्हीं पर उत्पात का इल्जाम लगा दिया। उनके वकीलों को अदालत में बैठने तक नहीं दिया गया और मुकदमे की सुनवाई में देरी का इल्जाम उन्हीं के सर।
लिहाजा सफेद झूठ का सहारा लेकर बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का अवसर दिए भगत सिंह को फांसी देने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। और क्या लिखा था उस ऑर्डिनेंस में? उसकी मुख्य बातें थी, नंबर 1, मैजिस्ट्रेट श्री किशन की अदालत में भगत सिंह और उनके साथियों पर चल रहे सभी मुकदमों की सुनवाई अब एक ट्रिब्यूनल में होगी। नंबर 2, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल का गठन करेंगे जिसमें हाई कोर्ट के 3 जज होंगे, उनमें से एक ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट होगा। नंबर 3, यदि ट्रिब्यूनल का कोई सदस्य अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो चीफ जस्टिस उसकी जगह किसी दूसरे जज को अपॉइंट कर देगा। नंबर 4, ट्रिब्यूनल के गठन होते ही मजिस्ट्रेट श्री किशन की अदालत में चल रहे भगत सिंह और उनके साथियों के सभी मुकदमे ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। नंबर 5, ट्रिब्यूनल के सदस्यों में मतभेद होने पर फैसला बहुमत से होगा। नंबर 6, ट्रिब्यूनल द्वारा दोषी पाए जाने पर किसी भी अभियुक्त को सजा देने का अधिकार ट्रिब्यूनल का ही होगा और उस सजा की कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं होगी। यह बेहद खतरनाक बात थी। सेशन कोर्ट किसी अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाता है तो उसकी कंफर्मेशन हाई कोर्ट से करवानी आवश्यक होती है, परंतु यदि इस ट्रिब्यूनल ने किसी को फांसी की सजा दी तो उसकी कंफर्मेशन की कोई जरूरत नहीं थी। नंबर 7, यदि ट्रिब्यूनल की नजरों में कोई अभियुक्त जानबूझकर अपने आप को अदालत में आने के अयोग्य कर दे या अदालत में पेश किए जाने का विरोध करे या अदालत के काम में व्यवधान डालने की कोशिश करे तो उसकी गैर हाजिरी में सुनवाई चलती रहेगी। विडंबना देखिए, यदि कोई व्यक्ति भगोड़ा हो तो उसकी गैर हाजिरी में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वयं आत्मसमर्पण कर दे और जेल में गलती से एक रोटी ज्यादा खा ले और उसका पेट खराब हो जाए और वो अदालत में ना आ सके तो उसकी अनुपस्थिति में उस पर मुकदमा चलाकर यह ट्रिब्यूनल उसको सजा दे सकता था, क्योंकि उसने स्वयं ज्यादा रोटी खाकर अपना पेट खराब किया था और इस तरह उसने अपने को अदालत में आने के अयोग्य बना लिया था। क्या गजब का न्याय था। नंबर 8, ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम था और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। कैसा जुल्म हो रहा था। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का अभियुक्तों का मौलिक अधिकार भी छीन लिया गया था। नंबर 9, ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट के पास अधिकार था कि ट्रायल से संबंधित जो आदेश उसे आवश्यक लगे जारी करे। दोस्तों, 6 मई 1930 के द ट्रिब्यून ने, लाहौर से निकलने वाला बहुत प्रसिद्ध अखबार था, अब चंडीगढ़ से निकलता है, 6 मई 1930 के द ट्रिब्यून ने न्याय की हत्या करने वाले इस ऑर्डिनेंस की निंदा करते हुए संपादकीय लिखा। ट्रिब्यून ने लिखा, पिछले 2 महीने से बिना किसी रुकावट के अदालत की कार्रवाई चल रही थी और इस दौरान किसी भी अभियुक्त का व्यवहार कभी भी आपत्तिजनक नहीं था। सच तो यह है कि सरकार जानबूझकर केस को धीरे धीरे चला रही थी क्योंकि इसे पता था कि ऑर्डिनेंस आ रहा है। जो गवाहियां 15 दिन में खत्म हो जाती उन्हें 2 महीने तक खींचा गया। जनता के प्रदर्शनों का बहाना बनाकर स्वाभाविक सुनवाई का अधिकार छीनकर सरेआम अन्याय किया गया है, ऐसा लिखा अखबार द ट्रिब्यून ने। भगत सिंह ने भी वायसराय को पत्र लिखकर अंग्रेजों के कपट को बेनकाब किया। भगत सिंह लिखते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हुए यदि हमारे व्यवहार को बहाना नहीं बनाया होता और इसकी जवाबदेही हमारे सिर नहीं मढ़ी होती तो शायद हम अपनी जुबान बंद रखते, परंतु अब अपनी बात कहना आवश्यक हो गया है। यह एक लड़ाई है। शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए गलतफहमियों का जाल बुनना सरकार का पहला हथकंडा है। सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भूख हड़ताल का इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं था। भूख हड़ताल आरंभ करने के कुछ विशेष कारण थे। जब सरकार समस्या के समाधान के लिए सहमत हुई और जेल जांच कमेटी का गठन किया तो हमने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। पहले कहा गया कि नवंबर के अंत तक समस्या का समाधान हो जाएगा, पर दिसंबर में भी इसे लटका कर रखा गया और फिर जनवरी भी बीत गई। तब हमें विवश होकर 7 दिन का नोटिस देकर 4 फरवरी 1930 से भूख हड़ताल दोबारा शुरू करनी पड़ी
और जब सरकार ने जेल नियमों में बदलाव का विज्ञापन अखबारों में दिया तो हमने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। यह भी इंतजार नहीं किया कि सरकार अपने वायदे पर खरी उतरती है या नहीं। लेकिन आज हमें महसूस हुआ कि सरकार ऐसे साधारण मामलों में भी झूठ और कपट का सहारा लेने से बाज नहीं आई। भगत सिंह लिखते हैं, हम पुरजोर कहना चाहते हैं कि भूख हड़ताल का उद्देश्य मुकदमे की सुनवाई रोकना नहीं था। ऐसे साधारण कारणों के लिए हमने इतनी यातनाएं नहीं सही थी। जतिन दास ने इतने सामान्य कारण के लिए अपना बलिदान नहीं दिया था। राजगुरु और सुखदेव ने भी अपने बचाव के लिए अपने प्राण संकट में नहीं डाले थे। इन अध्यादेशों से हमारी भावनाओं को नहीं कुचला जा सकता। भले ही आप कुछ इंसानों को कुचलने में सफलता पा लें, पर इस राष्ट्र को नहीं कुचल सकते। हम इस अध्यादेश को अपनी शानदार सफलता मानते हैं। ऐसा भगत सिंह ने वायसराय को लिखे पत्र में लिखा। दोस्तों, इस तरह अंग्रेजों ने क्रांति की आवाज को कुचलने के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए ट्रिब्यूनल का गठन किया। ट्रिब्यूनल में मुकदमा कैसे चला, ये जानने के लिए देखिए इस क्रांति यात्रा का अगला भाग अगले शनिवार शाम 5 बजे। आज बात को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों की यश गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को यदि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।